हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वप्न और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं ओपीएससी डेंटल एग्ज़ाम 2018 का पार्ट 6। उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट रेडियो सेंसिटिव? न्यूरॉन, लिम्फॉइड नोड, सलाइवरी ग्लैंड और इंटेस्टाइन। तो जो न्यूरॉन होते हैं वो हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं एंड नॉन डिवाइडिंग सेल रहती हैं, तो वो लेस सेंसिटिव होते हैं टू द रेडिएशन एज कम्पेयर टू अदर सेल, ओके, लाइक निम्फ नोड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स और इंटेस्टाइन, which have higher rates of cell division. That's why they are more radiosensitive. So the correct answer for this question is neuron is the least radiosensitive. Mitotic delay is longer in smaller dose, moderate dose, larger dose और both A and B. तो लार्जर डोज जो है रेडिएशन की कॉजेज ग्रेटर डैमेज टू द सेलुलर स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि जो उसके कारण डैमेज हो जाता है, जो कि इन्वॉल्व करता है मैकेनिज्म लाइक सेल डिवीज़न एंड लीडिंग टू लॉन्गर माइटोटिक डिले, ओके। तो अगर लार्जर डोज होगी तो ग्रेटर डैमेज होगा सेलुलर स्ट्रक्चर में, ओके। तो इसमें बताया, मैंने आपको ये शो किया है कि लो डोज अगर होगी रेडिएशन की तो माइल्ड डिले होगा G2 फेज में, अगर मॉडरेट डोज होगी तो G2 ब्लॉक हो जाएगा, ओके। बट अगर लॉन्गर डोज होगी तो इनकम्प्लीट रिकवरी होगी, ओके। तो माइटोटिक डिले इज लॉन्गर इन लार्जर डोज, ओके। मिरर इमेज ऑफ बोन लॉस पैटर्न is seen in localized juvenile periodontitis, rapidly progressive periodontitis, prepubertal periodontitis और adult periodontitis. तो मिरर इमेज बोन लॉस किस में दिखाई देता है? तो उसमें क्या होता है कि मिरर इमेज में द पैटर्न अपीयर्स टू बी आर्क शेप्ड, ओके। आर्क शेप दिखने लगता है, मतलब लॉस ऑफ एल्वियोलर बोन, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा? डिस्टल पार्ट ऑफ द सेकेंड प्रीमोलर टू द मीजियल सरफेस ऑफ द सेकेंड मोलार, ओके। सेकेंड प्रीमोलार से कहाँ जाएगा? सेकेंड मोलार तक जाएगा, जो कि आर्क शेप में दिखाई देने लगेगा। और फिर इसके बाद वो कैसा दिखाई देने लगा? मिरर इमेज पैटर्न दिखाई देगा। और ये किस में दिखाई देगा आपको? localized juvenile periodontitis में, ओके। तो मिरर इमेज ऑफ बोनलेस पैटर्न इज सीन इन localized juvenile periodontitis. Which of the following is useful to detect the movement of tongue? Angiography, arthroscope, fluoroscope और sonography. तो जो fluoroscope है, it is a device which is used for real-time imaging of moving structure within the body such as tongue, okay, and it allows for the visualization of dynamic movements and making it useful in the procedure where monitoring or studying the movement of organ or structure is necessary, okay. तो टंग की मूवमेंट को किसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है? फ्लोरोस्कोप के थ्रू, ओके। ये आपको याद रखना है। The size of the actual focal spot is 1:3, 1:1, 1:4, 1:2. तो जो फोकस स्पॉट का जो साइज़ है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? फॉर द इमेज क्वालिटी के लिए, शार्पनेस के लिए उसकी, ओके। तो इसमें कितना होना चाहिए एक्चुअल फोकल स्पॉट का साइज़? 1:3, और इफेक्टिव फोकल स्पॉट का साइज़ दिखे तो 1:1 mm होगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि इफेक्टिव फोकस स्पॉट पूछा गया या एक्चुअल फोकस स्पॉट पूछा गया। अगर एक्चुअल फोकस स्पॉट पूछा गया तो 1:3 mm आएगा, और अगर इफेक्टिव फोकस स्पॉट पूछा गया तो 1:1 mm आएगा, ओके। द साइज ऑफ एक्चुअल फोकस स्पॉट इज 1:3 mm. Most important factor in attaining painless local anesthesia is topical, slow injection, rapid injection और local infiltration. तो जो पेनलेस लोकल एनाल्जेसिया मिले उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्लो इंजेक्शन, ओके। एक तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? स्टेराइल द कार्टिलेज बाय 70% एल्कोहल, और फिर इसके बाद जो वेवल ऑफ द निडल है वो टूवर्ड्स द बोन होनी चाहिए। सिरिंज शुड कंटेन नो एयर एंड क्रिटिकल एरिया विथ नेबरिंग ब्लड वेसल्स यूज एस्पिरेशन सिरिंज, एंड स्लो होना चाहिए इंजेक्शन, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? स्लो इंजेक्शन, ओके। द ट्रीटमेंट गिवन
for celiac disease? Lifelong gluten-free diet, lifelong sucrose-free diet, lifelong lactose-free diet और lifelong galactose-free diet. तो जो सीलियक डिसीज़ है ये एक टाइप की जेनेटिक ऑटो इम्यून डिसीज़ है. ओके, तो ये उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सीलियक डिसीज़ में ग्लूटेन फ्री डाइट कर देते हैं. ओके, ये आपको यहाँ मैंने शो किया हुआ है. सीलियक डिसीज़ इज़ द ओनली ऑटो इम्यून डिसीज़ विच विथ अ नोन ट्रिगर ग्लूटेन. उसका नोन ट्रिगर रहता है, पता होता है कि ग्लूटेन है. ओके, एंड ग्लूटेन इज़ द प्रोटीन फाउंड इन व्हीट and barley, okay, and food and drink that contain grains. okay, तो इसमें क्या होता है कि क्या ट्रीटमेंट देते हैं कि only treatment for the celiac disease is strict gluten free diet. okay, gluten free diet. Treatment of lateral luxation treated immediately. Epaxification treatment not required. Extraction. तो ये मैंने आपको सभी का ट्रीटमेंट बताया हुआ है. अगर कंकशन होगा तो क्या होगा, सब लग्जेशन, एक्सट्रूसिव लग्जेशन, लैटरल लग्जेशन और इंट्रूसिव लग्जेशन. तो अभी पूछा गया है लेटरल लग्जेशन का, तो उसमें क्या करते हैं, रीपोजिशन करते हैं विद द फिंगर प्रेशर एंड प्लेस अ फ्लेक्सिबल स्प्लिंट फॉर 4 वीक और कंसीडर्ड ऑर्थोडोंटिक रीपोजिशनिंग. ओके, तो ये आपको करना है. तो ये आप खुद से तो कर नहीं लेंगे और ये इंपॉर्टेंट होगा. आप निकल के आए तो उसको प्रेशर करना डालना पड़ेगा ताकि वो अंदर चले जाए. पर वो फ्लेक्सिबल स्प्लिंट आपको यूज़ करना है फॉर 4 वीक के लिए. तो क्या करना है, इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है. इज क्रूशियल फॉर द लेटरल लग्जेशन. ओके, तो उसमें रीपोजिशन करते हैं टूथ को बैक इनटू द सॉकेट. ओके, और अगर मान लो कि बात हमने ट्रीटमेंट को डिले कर दिया तो इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन सच एज पल्प नेक्रोसिस, रूट रिजॉर्प्शन और लॉस ऑफ टूथ. ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगी, इसलिए इमीडिएट ट्रीटमेंट करना चाहिए इसका. ओके, ट्रीटमेंट ऑफ लेटरल लग्जेशन. रेडियोग्राफिक फीचर फॉर टाइप 2 डेंटिन डिस्प्लेसिया, पल्प स्टोन, इंटरनल रिजॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन और रूटलेस टीथ. तो रेडियोग्राफिक फीचर क्या होंगे टाइप 2 डेंटिन डिस्प्लेसिया के? रेडिकुलरली अगर देखा जाए, रेडिकुलर और कोर्नल डिफरेंट में, तो रेडिकुलर में जो शॉर्ट्स रूट होती हैं विथ शार्प कोनिकल और एपाइकल कंस्ट्रक्शन. पल्प चैम्बर और कैनाल जो है वो ऑब्लिटरेटेड होते हैं बिफोर द इरप्शन. और अगर कोरोनली देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्यूब अपीयरेंस शो करेगा एंड टीथ शो मल्टीपल पल्प स्टोन्स. ओके, तो रेडियोग्राफिक फीचर देखा जाएगा टाइप 2 डेंटिन डिस्प्लेसिया का, तो सबसे कोरोनरी देखा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा, पल्प स्टोन शो करेगा. ओके, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज इज अदरवाइज कॉल्ड एज बॉटल माउथ कैरीज, नर्सिंग बॉटल कैरीज, रैपिड कैरीज और बोथ ए एंड बी. तो नर्सिंग बॉटल कैरीज के बहुत सारे नाम हैं, जिन्हें नर्सिंग बॉटल कैरीज भी होता है कहते हैं, नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम भी कहते हैं, मिल्क बॉटल सिंड्रोम या बॉटल माउथ कैरीज या अर्ली चाइल्डहुड कैरीज भी कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, बॉटल माउथ कैरीज एंड नर्सिंग बॉटल कैरीज. ओके, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज इधर अदरवाइज कॉल्ड एज. ओके, बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर एवल्स टूथ, milk HBSS in Hank's balanced salt solution, coconut water, रिटेनिडीन, बक्कल वेस्टिब्यूल. ओके, अगर इन सारे ऑप्शंस में देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्या होगा, हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, बहुत सारी जगह इसका आंसर मिल्क है, बट बहुत सारा स्टडी करने के बाद मुझे पता चला हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेस्ट. Spheno-occipital synchondrosis growth ends in 15 years in boys, 20 years in girls, 20 years in boys, 15 year in girls, 10 years in boys, 15 year in girls, 15 years in boy, 10 year in girls. तो spheno-occipital synchondrosis जो है ये पोस्टनेटल ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और ये फ्यूज़ होते हैं एट द 12 to 13 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 14 to 15 ईयर्स इन बॉयज़ एंड ऑसिफाई होते हैं एट 20 ईयर्स ऑफ द एज. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, गर्ल्स के लिए बताया 12 to 13 ईयर्स, तो यानी एटलीस्ट 15 ईयर्स तो होना ही चाहिए, और बॉयज़ के लिए 15 दिया है तो 20. ओके, 20 ईयर्स इन बॉयज़ एंड 15 ईयर्स इन गर्ल्स. ओके, Spheno-occipital synchondrosis growth ends in 20 years in boys and 15 years in girls. At birth, cranial growth reaches about 90 to 95%, 60 to 65%, 70 to 75%, 10 to 20%. तो जो क्रेनियल वॉल्ट है एट द बर्थ में 63% ऑफ एडल्ट साइज पहुंच जाता है और 4 to 5 ईयर की एज तक 90% तक
क्रेनियल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? 60 to 65। एट बर्थ क्रेनियल ग्रोथ रीचेज अबाउट 60 to 65%। ओके, एंटीरियर fontanelle closes at the age of 18 month, 12 month, 9 month और 10 ईयर। तो जो एंटीरियर fontanelle है वो कब क्लोज होता है? 18 to 24 मंथ में, एंड पोस्टीरियर fontanelle क्लोज होगा 2 to 3 मंथ में। तो ये दोनों आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटीरियर fontanelle क्लोजेज एट द एज ऑफ 18 मंथ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सेफ्टी टॉलरेटेड डोज ऑफ फ्लोराइड 1 mg per kg body weight, 5 mg per kg body weight, 32 to 64 mg kg per kg body weight, 10 mg per kg body weight। ओके, तो सबसे पहले बात सेफ्टी टॉलरेटेड डोज बताना है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 1/4। ओके, 1/4 ऑफ CLD। तो कितना होता है एडल्ट में? 5 to 10 ग्राम या 32 to 16 mg। ओके, ये सर्टेनली लीथल डोज होती है। तो सेफ्टी टॉलरेटेड डोज कितनी होगी? 8 to 16 mg। मीन्स ऑप्शंस में क्या होगा? 10 mg per kg body weight। ओके, सेफ्टी टॉलरेटेड डोज फॉर फ्लोराइड इज 10 mg per kg body weight। In Scammann's growth curve, the lymphoid tissue in early adulthood reaches 200%, 100%, 300%, 400%। तो जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो अर्ली एडल्टहुड में कितना पहुंच जाते हैं? 200%। ओके, क्या होगा इसका आंसर? 200%। ओके, Adam's clasp has 3 arrowheads, 2 arrowheads, 4 bridges, 1 arrowhead। तो ये मैंने पार्ट दिया हुआ है। एडम क्लास एक्चुअली डिस्क्राइब किसने किया था? बाय द फिलिप एडम्स ने। और इसे क्या क्या कहते हैं? लिवरपूल क्लास भी कहते हैं, यूनिवर्सल क्लास भी कहते हैं, मॉडिफाइड एरोहेड क्लास भी कहते हैं। ओके, यूज़ क्यों करते हैं? रिटेंशन ऑफ द अप्लायंस। ओके, इसके पार्ट्स होते हैं, 2 एरोहेड्स होते हैं, ब्रिज होता है, एंड 2 रिटेंटिव आर्म्स होती हैं। ओके, तो कितने एरोहेड्स होते हैं इसमें? 2 एरोहेड्स होती हैं, 1 ब्रिज होता है और 2 रिटेंटिव आर्म्स होती है। ओके, Frankel's 1A appliance is used in class 2 division 1, class 2 division 2, class 3 और class 1। तो ये फ्रैंकल अप्लायंस का मैंने क्लासिफिकेशन आपको शो किया हुआ है। फ्रैंकल 1, 2, 3, 4, 5। फ्रैंकल 1 में आते हैं फ्रैंकल 1A, 1B और 1C। तो फ्रैंकल 1A पूछा गया है जिसमें क्लास 1 मॉल ऑक्लूजन विथ माइनर क्राउडिंग एंड क्लास 1 विथ डीप बाइट। ओके, तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? क्लास 1 के लिए। ओके, क्लास 1 मॉल ऑक्लूजन के लिए। फ्रैंकल 1A अप्लायंस इज यूज्ड इन क्लास 1। ओके, in cephalostast the distance between the patient and x-ray tube is 6 feet, 7 feet, 5 feet or 4 feet। तो distance between x-ray source and the mid sagittal plane of the patient is fixed at 5 feet। कितना होता है? 5 feet। अगर सेंटीमीटर पूछा जाए तो 152.4 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। ओके, और अगर डिस्टेंस बिटवीन मिड सजाइटल प्लेन एंड फिल्म के बीच में पूछा जाए तो 15 सेंटीमीटर। ओके, पर अभी किसके बीच में पूछा गया है? एक्सरे ट्यूब एंड द पेशेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 feet। इन एंड्रयूज कीज ऑफ occlusion the curve of P should not exceed 1.5 mm, 1.6 mm, 1.7 mm, 1.8 mm। तो एंड्रयूज 6 कीज ने फ्लैट ऑक्लूजल प्लेन बताया था, और जो कर्व ऑफ स्पीक के लिए क्या बताया था कि कितना नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी डीपर देन 1.5 mm। ओके, ये आपको याद रखना है कि इन एंड्रयूज कीज ऑफ ऑक्लूजन द कर्व ऑफ स्पी शुड नॉट एक्सीड 1.5 mm। देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। Ugly duckling stage occurs during eruption of canines, incisors or molars। तो जो अगली डकलिंग स्टेज है ये एक ट्रांजिएंट और सेल्फ करेक्टिंग मॉल ऑक्लूजन होता है जो कि कब किस में दिखाई देगा? 8 to 9 ईयर्स की एज में इन मैक्सिलरी इंसाइजर रीजन में। और क्यों होता है? जब परमानेंट कैनाइन जो है वो इरप्ट होते हैं तब अगली डकलिंग स्टेज आपको शो होती है। ओके, तो ये किसके इरप्शन के दौरान दिखाई देगी अगली डकलिंग स्टेज? एट द इरप्शन ऑफ कैनाइन। ओके, cephalocaudal gradient is used to assess the growth of maxilla, mandible, whole body और skull।
तो जो सिफेलोकॉर्डल ग्रेडियंट ऑफ ग्रोथ है, ये जो है ये शो करती है ग्रोथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेड टूवर्ड्स द फीट, फ्रॉम द हेड टूवर्ड्स द फीट, मीन्स होल बॉडी. ओके, तो सिफेलोकॉर्डल ग्रेडियंट इज यूज्ड टू असेस द ग्रोथ ऑफ द होल बॉडी. ओके, skeletal maturity can be assessed by hand wrist x-ray, femur x-ray, scapula x-ray, mandible x-ray. ओके, तो बहुत सारे जो मेथड है वो यूज़ करते हैं टू एसेस द स्केलेटल मैच्योरिटी. तो जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ, नेक्स्ट होती है सर्वाइकल वर्टिब्री इवेल्यूएट करते हैं जिसमें स्केलेटल मैच्योरेशन यूजिंग सर्वाइकल वर्टिब्री, और थर्ड होता है स्टेज ऑफ द टूथ डेवलपमेंट के थ्रू. ओके, तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हैंड रिस्ट radiograph. Okay, the skeletal maturity can be assessed by hand wrist x-ray. Functional growth matrix theory was given by Melvin Moss, Bean Schwartz Schitcher. तो functional matrix theory किसने दी थी? Melvin Moss ने दी थी. Functional growth matrix theory was given by Melvin Moss. The optimum pressure required for tooth movement is 20 to 26, 20 to 30, 29 to 50 और 100 to 200. तो जो ऑप्टिमल ऑर्थोडोंटिक फोर्स है वो कितना होना चाहिए? 20 to 26 mg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.